शिक्षा मेरा पसंदीदा विषय है। इसके बारे में मैं हायर एजुकेशन से शुरू करूंगा, क्योंकि लालू जी जब चीफ मिनिस्टर थे तब मेरी ग्रेजुएशन यहीं हुई थी। मार्क्स कम होने की वजह से जब मैं डीयू में एडमिशन नहीं ले पाया, वापस आया यहाँ, तो मुझे बड़ा मलाल था कि अब मुझे ग्रेजुएशन बिहार के किसी कॉलेज से करना पड़ेगा। सौरभ जी, मैं आपको बता दूं कि तब उस वक्त 90 के दशक में टीएनबी कॉलेज भागलपुर, पटना साइंस कॉलेज, सेंट कोलंबा हजारीबाग, सेंट जेवियर्स रांची, लंगट सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर, ये माइलस्टोन होते थे। मैं ये ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ, ये कॉलेजेस वैसे थे जैसे नॉर्थ कैंपस के जो आपके 7-8 कॉलेजेस हैं। मुझे इस बात का बिल्कुल मलाल नहीं है कि मैं सेंट स्टीफन में इंग्लिश लिटरेचर से मैंने ऑनर्स नहीं किया या हिंदू में नहीं किया। एक से एक धुरंधर प्रोफेसर थे, बहुत अच्छा माहौल था तब बिहार से हायर स्टडीज़ के लिए। आज जो मतलब ट्रेनें भर भर के बच्चे जाते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, आप 90 के दशक का रिकॉर्ड देख लीजिए, तब ये हालत नहीं थी। ट्रिप कैसे शुरू हुआ? ये मैं बता रहा हूँ। आज जब पटना साइंस कॉलेज आप जाएंगे और उसकी हिस्ट्री से आज के पटना साइंस कॉलेज को कंपेयर करेंगे, यू विल बी ग्रेटली डिसअपॉइंटेड। ये चाहे पटना साइंस कॉलेज हो या हाँ, मैं आपके सवाल पे 4 साल 6 साल का ग्रेजुएशन कब से होने लगा? ये तब भी होते थे। मैंने 5 साल में ग्रेजुएशन किया। तारीफ की मैंने कॉलेज में स्टैंडर्ड की तारीफ की। मैंने प्रोफेसर यू आर फाइन विद इट कि 5 साल में ग्रेजुएशन हो रहा है 3 साल का? आई एम नॉट फाइन विद दैट, एब्सोल्युटली मेंशनिंग इट। नहीं, वो भी मैं मेंशन करूंगा। आपने कहा तो मैं आपके सवाल का जवाब दे रहा हूं कि हाँ, ये था, इरेगुलरिटीज थी। मैं कोई क्लीन चिट नहीं दे रहा हूं तब की गवर्नमेंट को, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि ये वो दौर था जब हायर एजुकेशन के लिए हमारे पास अच्छे ऑप्शंस थे। उनका डिक्लाइन 5 साल 6 साल क्यों लगते हैं यहाँ ग्रेजुएशन में? माइंडसेट है, पंक्चुअलिटी को कहीं कोई वैल्यू नहीं है। ट्रेन भी टाइम पे अगर नहीं आ रही है, लचर व्यवस्था है, हमारा माइंडसेट भी वैसा है। हम छात्र भी रिवोल्ट नहीं करते उसके लिए, सड़क पे नहीं आते, बल्कि हम तो इसलिए आते हैं कि एग्जाम्स की डेट्स बढ़वा दी जाए, है ना। तो ये भी एक रहा है। लेकिन डिक्लाइन 90 के दशक से शुरू हुआ। उसके बारे में नीतीश कुमार की गवर्नमेंट का अगर सबसे बिगेस्ट फेलियर है तो वो शिक्षा है। बताइए सर, राजकिशोर जी। हाँ जी। रंजन की बात को मैं थोड़ा संदर्भ के साथ में बदलना चाह रहा हूँ। लालू प्रसाद यादव ने जो नियुक्तियाँ की थी, ठीक है, लालू प्रसाद यादव के समय हमारे पास विद्यालय के बिल्डिंग्स नहीं थे, लेकिन हमारे पास टीचर्स थे। टीचर की कमी होनी शुरू हो गई थी। लालू प्रसाद यादव ने एक बहाली बीपीएससी के थ्रू की थी प्राइमरी स्कूल्स के लिए। वो टीचर वाकई बहुत अच्छे थे जो बीपीएससी से सेलेक्टेड, मेरी बात पूरी होने दीजिए पहले, सेलेक्टेड होकर के आए थे। और उस सिलेक्शन के बाद लालू यादव ने चुनावी वर्ष में ही तमाम मुखिया के तहत एक बहाली की थी। वह गले की हड्डी बनी हुई है आज नीतीश सरकार के लिए। वहां पे लोग नहीं जाना की कोशिश करते हैं। वह गले की हड्डी है। वह न तो नीतीश को निगलते बन रही है, न भोमेट करते हुए बन रही है। मामला वही सुप्रीम कोर्ट में भी जाकर के फंस गया है। लालू यादव ने बहाली की थी मुखिया के थ्रू। मुखिया के पास गए, ओरिजिनल सर्टिफिकेट है नहीं है, साइक्लोस्टाइल कराओ, डाल दो, दिस करो, दैट करो। और चुनावी घोषणा पत्र 2005 का जब आप चुनावी घोषणा पत्र देखेंगे, उसके पहले ही नीतीश सरकार ये घोषणा करते हैं कि हम सबको फुल फ्लेजेड शिक्षक बहाल कर लेंगे। और वही शिक्षक फुल फ्लेजेड होते हैं और उसके बाद नीतीश सरकार सत्ता में आ जाती है। अब देखिए शिक्षा में किस तरीके से परिवर्तन हो रहा है और कहाँ नीतीश फंस रहे हैं और कहाँ लालू बाइज्जत बरी हो जाते हैं। नीतीश फंसते हैं, आते के साथ ही उसको वो शिक्षक का दर्जा दे देते हैं। जो पंचायत शिक्षक थे वो प्राइमरी से लेकर के हाई स्कूल तक बहाली हो जाती है मुखिया के द्वारा। शिक्षा मित्र थे, वो शिक्षा मित्र थे जिसकी उन्होंने बहाली की थी। नीतीश जी ने उनको फुल फ्लेजेड शिक्षक का दर्जा दे दिया। वो बीएड थे नहीं थे, क्या थे नहीं थे, डिग्री थी नहीं थी, कोई जांच पड़ताल नहीं हुई। अब जब नीतीश सरकार आ गए और मदन मोहन झा उनके कैबिनेट सेक्रेटरी वगैरह एजुकेशन सेक्रेटरी थे और उन्होंने नियोजन शब्द किया। नियोजित शिक्षक वहीं पे आता है, सहायक शिक्षक के जगह पे। अब ये लालू प्रसाद यादव और शत्रुघ्न सिंह के बीच की वार्ता का परिणाम था या कहाँ का किस वार्ता का परिणाम था, वो मुझको पूरे डिटेल की जानकारी नहीं है। अब जब नीतीश सरकार आए हैं, नियोजित शिक्षक आ जाते हैं। नियोजित शिक्षक के लिए 2006 में आती है। 2006 की जो बहाली होती है वह बहाली होती है और उसमें नियोजित शिक्षक आ जाते हैं। जब नियोजित शिक्षक आ जाते हैं
केंद्र से एक नई फरमान जारी होती है कि सबके लिए सीटेट बीटेट होना पास है। अचानक फिर दूसरे टर्म में जब नीतीश जी आते हैं, पहले टर्म में आए तो उन्होंने शिक्षा मित्र को ले लिया, शिक्षक बना दिया, शिक्षा मित्र आगे 2 कैटेगरी हो गई है। तीसरी कैटेगरी फिर आ जाती है जब नीतीश जी दूसरे चरण में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो तीसरी बहाली शुरू हो जाती है। वह तीसरी बहाली है सीटेट बीटेट पास। जो फुल वेल क्वालिफाइड टीचर हैं वो सीटेट पास करते हैं, बीटेट पास करते हैं, बिहार टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट। और जब शिक्षक राष्ट्रीय पात्रता और शिक्षक पात्रता करके वो आते हैं, फिर वो आते हैं, वो भी बनते हैं क्या, सहायक शिक्षक। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, तमाम भारत के तमाम राज्यों में आप देख लीजिए, वे लोग फुल फ्लेजेड शिक्षक हैं, वो नियोजित शिक्षक नहीं है। लेकिन बिहार ही एकमात्र राज्य है जहां वो सीटेट बीटेट पास, एनसीटी से मान्यता प्राप्त शिक्षक भी नियोजित शिक्षक की कैटेगरी में है। ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए। अब सुप्रीम कोर्ट गए, अब यहाँ क्या फिर शिक्षक संघ की राजनीति आ गई कि जो 10 साल पास कर लिया है, 10 साल की अर्हता पूरी कर ली है, जो 2006 में नहीं थे शिक्षक पात्रता पास किए हुए, उनके लिए क्या है, तो सब शिक्षक फिर से एक पात्रता परीक्षा पास कर लो। अरे जब आप शिक्षक बहाल हो गए तो आप कौन सी पात्रता परीक्षा, तो उनके लिए आया दक्षता शब्द। अभी जो शिक्षकों का जो ये आया है, अभी कोरोना पीरियड में जो आया है, एक लॉलीपॉप दिया गया है शिक्षकों को कि आपका हम सामंजन कर दिए हैं, सब कुछ कर दिए, वो क्या केवल एक झुनझुना है। शिक्षकों में उसका बहुत बड़ा आक्रोश है। सीटेट वाले हैं वो भी वही 22,000 20,000 पा रहे हैं। नियोजित शिक्षक जो 2006 में थे वो भी वहाँ पे आ गए हैं, और जो लालू के समय में जो लास्ट चरण में अपॉइंट हुए थे शिक्षामित्र, वो भी वहाँ गए। ये तीनों को एक ही कैटेगरी में ले आए हैं, जबकि तीनों 3 कैटेगरी है, और तीनों के 3 कैटेगरी के आधार पर निर्णय होना चाहिए। ये मामला है। आपने स्कूल के बिल्डिंग को बहुत बढ़िया बना दिया, शिक्षक की गुणवत्ता है, बच्चों को जो शिक्षक का सुप्रीम कोर्ट में यह भी आया है, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो हलफनामा दिया गया है कि हम बिहार सरकार को पैसा भेजते हैं और बिहार सरकार उस पैसे को डाइवर्ट कर देती है। मैं एक ही लाइन कहना चाहूँगा, बिहार सरकार उस पैसे को डाइवर्ट कर देती है। शिक्षक योजना क्या है, शिक्षकों का जो पेमेंट होना चाहिए 51,000 और 50,000 का, शिक्षक का राज्य सरकार का जो अंशदान है, केंद्र सरकार का जो अंशदान है, वह मिलकर के 40-50 हज़ार रुपया से ज़्यादा चली जाती है। लेकिन वह पैसा कहाँ जा रहा है, शिक्षकों के लिए पैसा नहीं जा रहा है, वह पैसा जा रहा है छात्र कल्याण में। कौन सा कल्याण, साइकिल, पोशाक, फलान ढेकान, वह सब यदि सही तरीके से उनका कहना है कि इन्हीं सब के जरिए स्टूडेंट्स का एनरोलमेंट बढ़ रहा है। बिल्कुल पढ़ाई खत्म होगी, ऐसी बात नहीं है। जो शिक्षक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते थे वही सरकारी स्कूल में आए तो पढ़ाई कैसे गुणवत्ता खत्म होगी, गुणवत्ता खत्म नहीं हुई है। वो शिक्षक चूंकि पेमेंट नहीं है सही तरीके से, प्लानिंग की गड़बड़ी। जी सर, एक सवाल है, मैं थोड़ा स्थिर से कहूँगा। जो आपने कहा है पहला कि जो 5 साल में बीए क्यों पास करते हैं या कैसे करते हैं, ये मेरे लिए पहली ये आज से नहीं शुरू हुआ, 1967 के बाद से शुरू हुआ। हम खुद 1967-66 में प्री यूनिवर्सिटी में नाम लिखाए, मैंने कॉलेज में नाम लिखाया, इंटर जिसको कहते हैं, और हमको एमए पास करते करते लगभग 7 साल लग गया। अगर रेगुलर कोर्स में सच कहिए 8 साल लग गया, जबकि हमको 6 साल में करना चाहिए। और 8 साल हमारा भी 2 साल सेशन ऑनर्स में भी और एमए में भी। एमए में जेपी मूवमेंट के चलते परीक्षाएं स्थगित रहीं, ऑनर्स में भी इसी तरह स्थगित कैसे होती थी, एग्जामिनर के पास कॉपी जाती थी और कॉपी समय पर जांच करके एग्जामिनर नहीं देते थे। ये 69 में भी शुरू हो चुका था। और हाँ, जिस समय उस समय हम लोग नारा लगाते थे, चोरी से सरकार बनी है, चोरी से हम पास करेंगे। ये नारा था हम लोगों का। जब ये बढ़ाया नहीं जाता था, हम लोग मांग करते थे कि जो ये बढ़ाओ, क्या कहते हैं, डेट ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ाओ। एक बार डेट ऑफ एग्जामिनेशन बढ़ा तो स्वाभाविक है कि कॉपी जांचने की भी प्रक्रिया बढ़ती चली गई, और 67 से लेकर के 72 तक एकदम कैओस रहा। और एक लोहिया जी का था, क्या पहले से जान लीजिए शिक्षा के बारे में उनका कहना था, नेहरू की बड़ी आलोचना हुआ, यह कहकर करते थे कि एग्जामिनेशन इतना टाइट करता है नेहरू या उसकी व्यवस्था, जिस वजह से जो संपन्न तबका है समाज का, जिसको सवर्ण तबका भी कहते हैं, वह पास कर जाता है, और फेल बड़ी संख्या में लोग कर जाते हैं, उनको अवसर नहीं मिलते हैं। तो
तो एक बात ये सामने में थी कि फेल करने वाले को अवसर नहीं मिलता है, मैट्रिक नहीं पास करता है, बीए नहीं पास करता है, परीक्षा बड़ी कड़ी है, तो परीक्षा को ढीला करो। कर्पूरी जी हमारे शिक्षा मंत्री थे, उन्होंने परीक्षा को ढीला करने के लिए सबसे पहला बनाया कि अंग्रेजी में पास करना नहीं करना जरूरी नहीं है, उसके बिना भी मैट्रिक हो हाँ मैट्रिक हो सकता है, पास विदाउट इंग्लिश। हम लोग कर्पूरी डिवीज़न उसका नाम ही था। ये कौन डिवीज़न में पास थे? कर्पूरी डिवीज़न में पास थे। तो उससे दो चीज़ भी गिरी, इंग्लिश के हट जाने से शिक्षा का स्तर भी गिरा और गुणवत्ता भी गिरावट शुरू हुई वहीं से। और बड़ी संख्या में लेकिन पास किए लोग, जो गरीब गुरबा पिछड़ा अति पिछड़ा दलित वह पास करने लगे। और उसी में ढीला होने लगा, एग्जामिनेशन ढीला होने लगा, थोड़ा थोड़ा चोरी चलने लगी व्यापक पैमाने पर। अनफेयर मीन्स आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं, बता भी नहीं सकता हूँ, लंबी कहानी हो जाए। 72 में जब कांग्रेस की सरकार फिर से आई मजबूती के साथ, केदार पांडे की सरकार थी, हम लोग को याद है। केदार बाबू ने तो सख्ती की थी बहुत। हाँ बहुत सख्ती की थी, कि ऐसी सख्ती की उन्होंने पहले आईएएस सब सारे वाइस चांसलर को बदल दिया और आईएएस सबको बहाल किया। और आईएएस वाइस चांसलर को बहाल करने के बाद उन्होंने काम किया कि एकदम सीधे समय पर परीक्षा होगी, समय पर रिजल्ट निकलेगा। नतीजा हुआ कि उस साल मात्र 5% विद्यार्थी रेगुलर स्टूडेंट ही दे सके परीक्षा। वो कुछ दिन चला, लेकिन धीरे धीरे जब फिर 74 का आंदोलन शुरू हुआ, जब प्रकाश नारायण जानते हैं उसके लिए सरकार से अधिक विपक्ष सच कहिए ज़्यादा जिम्मेवार है। हाँ निश्चित रूप से विद्यार्थी हमारे जिगर के टुकड़े हैं। विपक्ष का आंदोलन, विपक्ष ज़्यादा, हम भी उस आंदोलन में शामिल थे, लेकिन आज हम समझते हैं कि हम भी जवाबदेह कहीं न कहीं शिक्षा को दस के सरकार के ईमानदारी है कि आपने स्वीकार किया। अगले विषय की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जल्दी बोलिए महाराज, बहुत लंबा उसका ना हाथ दुखने लगा है। एक मिनट, ये बातें चलती रही। लालू प्रसाद के समय में दोनों बातें आई। लालू प्रसाद के समय में क्या बातें आई? एक, उन्होंने सबसे बड़ा उनसे जो ब्लंडर हुआ एजुकेशन में, कि उन्होंने अचानक, जैसे लॉकडाउन नरेंद्र मोदी ने किया तो कैसे सड़कों पर मजदूर चले आए, अचानक सरकार ने अचानक 1 महीना के अंदर मास ट्रांसफर कर दिया स्कूलों में। और मास ट्रांसफर ने शिक्षा को बिल्कुल अस्त व्यस्त कर दिया। और 1 साल 2 साल गुजरा नहीं कि फिर मास ट्रांसफर को रिवर्स कर दिया। अब जान लीजिए नतीजा हुआ कि ये कहाँ कोई शिक्षक यहाँ स्थापित था, यहाँ से मधुबनी गया, मधुबनी से फिर यहाँ आया, वहाँ आया, अफरा तफरी मच गई। ये लोग भी उसी पीरियड के थे। शिक्षा का सबसे बड़ा माने धक्का वहीं लगा, और उसमें हम भी जिम्मेवार हैं। माने विपक्ष भी जिम्मेवार हैं, कम्युनिस्ट भी, हमारा एसोसिएशन था, हम उस समय कुछ नहीं बोले, लालू प्रसाद का समर्थन कर रहे थे। लेकिन लालू प्रसाद ने दूसरी चीज़ें जो कही कि बीपीएससी से जो उन्होंने नकार दिया, तो हो सकता है 5% उनकी भी बात सही हो। पैरवी पुत्र तो हर समय में था, आज भी है। लालू प्रसाद के ज़माने में नहीं होती तो सोचना ही या कहना ही बेवकूफ़ी, हर जगह है। लेकिन मेनली था कि जो बीपीएससी से जो लोग आए वो आज भी आधार बने हुए हैं। लेकिन दूसरी चीज़, उन्होंने चरवाहा विद्यालय का जो शगुफा दिया और उसको कायम नहीं किया, सिर्फ शगुफा दे करके रह गए। 1 साल में ही शांत हो गए। तो ये बात हुई। अब देखिए क्या होता है, नीतीश कुमार आते हैं, बड़ी आशा जगती है। और उनकी थी, उन्होंने, जानते हैं, नीतीश कुमार का एक रिवोल्यूशनरी स्टेप था। इस बात को जानिए लालू प्रसाद के आने के बाद अब बड़ी उम्मीद जगी थी कि उन्होंने मुचकुंद दुबे कमीशन बहाल किया। और मुचकुंद दुबे कमीशन ने सिंगल क्या उसको कहते हैं, कॉमन स्कूल सिस्टम का जो उन्होंने ये रिपोर्ट पेश किया कमीशन ने, सबको आशा जगी कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो जाए। और बार बार नीतीश कुमार बोलते थे कि कॉमन स्कूल सिस्टम लागू हो। अगर वह लागू कर देते, जो 2 कमीशन, अपने ही 2 कमीशन को जो ठंडे बस्ते में डाल दिया नीतीश कुमार, वह उनका सबसे बड़ा फेल्योर कह सकते हैं। एक कमीशन, एक ये कॉमन स्कूल सिस्टम और दूसरा बंदोपाध्याय का। अगर डी बंदोपाध्याय कमीशन लागू होता तो एग्रीकल्चर में इसका प्रोडक्शन पंजाब और हरियाणा को पार कर जाता निश्चित रूप से। लेकिन डी बंदोपाध्याय भी जमींदारों के डर से नहीं लागू किया कि हमारा वोट बैंक बिगड़ जाएगा, चूंकि जो डर कर्पूरी जी को था वही यहाँ। और कॉमन स्कूल सिस्टम भी लागू नहीं किया। तो ये राजनीतिक इच्छा शक्ति की उनकी सबसे बड़ी कमी हुई। और धीरे धीरे हमारा एजुकेशन सिस्टम बिल्कुल साइफर जीरो। आज जान लीजिए, कहते हैं ना वो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात, पूछ लीजिए स्कूल में कितने शिक्षक खाली हैं। 18 शिक्षक हमारे विद्यालय में हुआ करते थे, 19 शिक्षक, आज वहाँ 9 शिक्षक हैं। कॉलेज, जीडी कॉलेज में
हम इस बार वोट के लिए गिनती के लिए गए अभी टीचर ये में, तो मात्र 25 शिक्षक, जो जीडी कॉलेज में 150 शिक्षक थे हम लोगों के ज़माने में, 25 एक केवल उस समय 12 शिक्षक सिर्फ अंग्रेजी डिपार्टमेंट में थे, आज 25 हैं पूरा। चलिए, शिक्षकों की कमी एक ये बड़ा मसला है। आपने सब पक्षों की राय सुन ली।